हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की 13वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दबकर देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो इसका आंसर होगा आपका 12वां शिलालेख। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय भी बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें से सम्मिलित कौन सा है? अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें से सम्मिलित शिलालेख कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों कौन कौन सा? चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यहाँ पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो इसका आंसर होगा आपका स्तंभलेख 5वां। 5वें स्तंभलेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया गया। तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों और अन्य किसी काम भी न आते हों, उनके वध पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, टालेगी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजक के संबंध थे, कहाँ का शासक था? टॉलेमी, इसको माँ कर लीजिएगा, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजक के संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर होगा आपका ये मिस्र का शासक था, टॉलेमी फिलाडेल्फस। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें अंतियोक, तुरमय या तुरामाय, फिलाडेल्फस, अंतिकनी, मैसेडोनिया, मग, अलेक्सुंदर आदि राजाओं के साथ संबंध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्य को देश संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्य को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका आंसर होगा आपका सौगोरा ताम्रपत्र। गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है और इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबारों में आए थे? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिया नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर होगा आपका 7 श्रेणियों में विभाजित किया था।
मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो कि इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है आपका दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा, छठा है निरीक्षक और सातवां है मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स छुपाने या चोरी के लिए इनमें क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसका आंसर होगा आपका मृत्युदंड। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुछ 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री पर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो इसका आंसर होगा आपका जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया था। इसमें तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि कौन थे? तो ये थे आपके राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इस प्रकार बलि भी राजस्व का एक स्रोत था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, और किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो इसका आंसर होगा आपका सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रसेनोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था और शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था और अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। अक्राध्यक्ष आपका खानों का नियंत्रण करता था और शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था और अग्रसेनोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्यगुण अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? निम्नलिखित में से कौन मौर्यगुण अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? तो इसका आंसर होगा आपका पौतवाध्यक्ष। मौर्यगुण अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौल मान का प्रभारी था और पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अधिकारी था तथा शून्याध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर होगा आपका तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में हुई थी। गौतम बुद्ध के समय से ही की गई थी। और तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की पारंपरिक राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है?
मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, द्वारिका। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर होगा आपका 13वें शिलालेख में है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।